हमारे ज़्यादातर टीचर्स एक ही तरीके से हर क्लास को पढ़ाते हैं, हर एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि टीचिंग करने के 20 या इससे भी ज़ायद तरीके हो सकते हैं टीचिंग के। तो वो जब एक ही तरीके से पढ़ाते हैं, एक ही तरीके से पेपर लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि हर बच्चे की अलग अलग इनफरादी इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स होती है, खुसियात होती है, जो कि दब जाती है और यही बच्चों का नुकसान होता है। इसको हम एक इस पिक्चर से समझते हैं। इस पिक्चर में देखें कि जंगल में एक फेयर ट्रायल बकौल उसके फेयर ट्रायल का मौका दिया गया, एक फेयर एग्ज़ाम का मौका दिया गया, जिसमें मुख्तलिफ जानवरों को कहा जा रहा है कि जो दरख्त पे चढ़ जाएगा वो विन कर जाएगा। अब इसमें बंदर खुश हो रहा है क्योंकि उसके अंदर ये कैपेसिटी, उसके अंदर ये सलाहियत है, जबकि दूसरों में ये सलाहियत नहीं है। तो क्या होता है कि अगर एक ही क्लास में आप पढ़ा रहे हैं तो 35 या 40 स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें 40 अलग अलग किस्म की नेचर है। और टीचर का काम क्या होना चाहिए? टीचर का काम ये होना चाहिए कि जैसे कि सुकरात ने आज से 2500 साल पहले कहा था कि उस्ताद का काम जो उसके बाहर से इल्म एंटर करना नहीं होता, बल्कि उस इंसान के अंदर ही इल्म होता है, उसके अंदर खुसियात होती है, उन खुसियात को बाहर निकालना होता है। तो इसी का नाम इल्म है। जिस तरह से कि आपको मैं एक और एग्जांपल दूंगा, जब छोटा बच्चा होता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है और क्रिएटिविटी होती है, जिसको वो कॉन्फिडेंस के साथ बयान करता है। वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करता है। आप देखें, छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेगा कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, और फिर हम उसको दबाते जाते हैं, एक ही तरीके से समझाते हैं। फिर वो जब इंटरमीडिएट तक पहुंचता है तो बजाय ये कि उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता, दिन ब दिन ये सलाहियत कम होती चली जाती है। और हमने रॉ मटेरियल क्या दिया था स्कूलों को? रॉ मटेरियल एक बेहतरीन इंसान दिया था जो कि खुदा की तख्लीक था, जिसके अंदर हर तरह की खुसियात मौजूद थी, और हमने उन खुसियात को दबा के उसको इस तरह का शख्स बना दिया जिसके पास डिग्री तो है लेकिन वो माशरे में मूव नहीं कर पा रहा, कामयाब नहीं हो पा रहा। उसकी वजह क्या है? हम सबको एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं, एक ही लाठी से हाँकते हैं। तो सबसे पहले टीचर्स को अपने तरीके को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये जानने की ज़रूरत है कि किस एज ग्रुप का बच्चा होगा, किस सब्जेक्ट को हम पढ़ा रहे हैं, किस वक्त हम पढ़ा रहे हैं, तो उसको किस मेथड से पढ़ाएंगे। इसी के हवाले से आज की ये वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें टाइम स्टैम्प भी हैं। अगर कोई मेथड आपको पहले से मालूम हो तो उसको चाहे आप छोड़ के नेक्स्ट मेथड भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। में हूँ अब्दुल बहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, ट्रेनर। तो सबसे पहले जिस मेथड के बारे में हम जानेंगे वो ये होता है कि दो मेथड में हम तकसीम कर सकते हैं टीचिंग को। एक होता है टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड कौन सा मेथड होता है? वो मेथड जिसमें के सारी जो एक्टिविटी होती है उसका मरकज़ टीचर होता है। टीचर अपने तरफ से नॉलेज स्टूडेंट में ट्रांसफ़र कर रहा होता है, लेकिन स्टूडेंट के ज़रूरी नहीं है कि उनके सेंसेस भी उसी तरीके से यूज़ हो रहे हों, वो इसको एब्जॉर्ब कर पा रहे हों। तो इसमें क्या हो गया? महवर मरकज़ सिर्फ टीचर हुआ, बुक हो गया, बुक सेंटर्ड या टीचर सेंटर्ड, जिसमें सारी एक्टिविटीज़, मेहनत जो है वो टीचर की जानिब से की जा रही हो, स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट कम हो और टीचर जो है वो सेंटर हो तमाम लर्निंग का। तो ये हो गया टीचर सेंटर्ड या बुक सेंटर्ड टीचिंग, जो कि जिसको चेंज किया गया। फिर ये कहा गया कि आपके पास चाहे कितना भी इल्म क्यों ना हो, लेकिन फ़ायदा कब होगा? जब आप वो स्टूडेंट में शिफ्ट होगा। तो जब स्टूडेंट में कब शिफ्ट होगा? जब उनके सेंसेस यूज़ होंगे। उनके सेंसेस कैसे यूज़ होंगे कि टीचिंग को, लर्निंग को आप स्टूडेंट सेंटर्ड बनाएं। जब वो स्टूडेंट सेंटर्ड होंगे, स्टूडेंट ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, तो उसके ज़रिए से उनमें लर्निंग ज़्यादा होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग। या फिर ये स्टूडेंट सेंटर्ड कैसे हम बना सकते हैं? ये हम बना सकते हैं कि उसको एक्टिविटी बेस्ड कर दें, जिसमें हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी करवाएं और स्टूडेंट इन्वॉल्व रहें, और इसी तरीके से उनको कोऑपरेटिव वर्किंग सिखाएं, जिसमें कि ग्रुप्स बनाएं, पेयर बनाएं, जो कि आपस में डिस्कशन करें, मिलकर किसी चीज़ को रिजॉल्व करें। इससे क्या चीज़ उनमें क्या खुशियात पैदा होगी? इससे उन्हें दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करना आ जाएगा। यही वजह है कि मास्टर करने के बाद भी हम लोगों में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं होता, और आम जिंदगी में हमें वो फ़वाद हासिल नहीं हो सकते। तो लिहाजा क्या हो गया कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गई। और इसी तरीके से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के अलावा और क्या हो सकता है कि उनको आपस में मिलके काम करना, एक दूसरे की राय को जानना सिखाया जाए। तो ये तो हो गए
जो बेसिक मेथड होगा, जिसमें हम आगे के जो मेथड्स हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं। कुछ मेथड जो आगे के हम पढ़ेंगे वो स्टूडेंट सेंटर्ड होंगे, कुछ टीचर सेंटर्ड होंगे, कुछ एक्टिविटी बेस्ड होंगे, और कुछ में कोऑपरेटिव वर्क के बारे में बताया जाएगा। तो इसी तरीके से जो स्पेसिफिक हम उनको नाम देंगे। तो पहला हो गया लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड कौन सा मेथड होता है? लेक्चर मेथड वो मेथड होता है जिसमें कि एक टीचर मिनिमम वक्त में मैक्सिमम नॉलेज ट्रांसफ़र करता है। इसके लिए स्पेस की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो एक लार्ज एरिया को उसने नॉलेज ट्रांसफ़र की, इसको क्या कहा गया? लेक्चर मेथड कहा गया। ये कहाँ पे होता है? यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में। लेकिन हम कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं? टीचर्स उसको स्कूल लेवल से ही यूज़ करना शुरू कर देते हैं। चलें उसमें भी यूज़ करें, लेकिन डिफरेंट और भी तो तरीके हो सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट टीचर जो है वो लेक्चर मेथड को ही पढ़ाने का वाहिद और यानी कि सबसे बेहतर तरीका समझते हैं। दूसरों के बारे में कहीं को नहीं मालूम, ना ही कभी आपने उनको क्लास में कोई दूसरा मेथड यूज़ करते हुए देखा होगा। तो ये हो गया लेक्चर मेथड, जो कि गलत नहीं है, लेकिन स्टूडेंट के मेंटल लेवल से, उसकी सलाहियत, उसकी एज ग्रुप के लिहाज से, क्योंकि हमें रिटेंशन रेट बहुत कम होता है, हम थोड़ी देर के बाद बोर होने लग जाते हैं। तो लिहाजा जब स्टूडेंट बेस लर्निंग होगी तो उसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व होगा, ज़्यादा सीखेगा, और फिर क्या होगा, उसमें लर्निंग का प्रोसेस ज़्यादा होगा। तो उनको इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा मेथड क्या हो गया? दूसरा मेथड है स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग मेथड जो है दुनिया का कदीम तरीन तरीका है तदरीस है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम उसको क्लास के नाम से जानें। अब जिस तरीके से कि लेक्चर मेथड में था कि चॉक एंड टॉक मेथड भी उसको कहते हैं, इसी तरीके से स्टोरी टेलिंग मेथड में ये होता था कि अगर कोई एक शख्स दूसरे शख्स को कहानी सुना रहा है, इसी तरीके से जैसे कि दादा दादी बच्चों को कहानी सुना रहे होते हैं, पेरेंट्स कहानी सुना रहे होते हैं, तो ये क्या हो गया? ये भी टीचिंग का एक तरीका हो गया, जिसमें इमेजिनेशन बढ़ती है, उसकी विकेबलरी बढ़ती है, स्टूडेंट का, उसका बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है, उससे वो कुछ मॉरल लेसन भी हासिल कर सकता है और वो उसको याद रहता है। तो ये जो स्टोरी टेलिंग मेथड है ये छोटे बच्चों के लिए सूटेबल होगा। और फिर इसी तरीके से स्टोरी टेलिंग मेथड हो गया, अब अगर आपने स्टोरी सुनाई है या बुक में स्टोरी पढ़ी है या कोई चैप्टर पढ़ा है, उसी को अगर मुख्तलिफ करेक्टर्स करके हम बच्चों से कहा जाए कि आप परफॉर्म करें, और ये चीज़ प्रैक्टिकली आप उसमें जिस तरह से कि स्टेज पे ड्रामा करते हैं, तो इसको ड्रामाटाइज वे में जब आप पेश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रोल प्ले मेथड या ड्रामाटाइज मेथड। तो इस तरीके से क्या होगा? इसमें भी बच्चों की विकेबलरी बढ़ेगी, लर्निंग बढ़ेगी और इंटरेस्ट बढ़ेगा। अच्छा, इसी के बाद आपने जो उनसे रोल प्ले कराया, स्टोरी सुनाई, उसके बारे में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वो क्वेश्चन उनको रटने नहीं पड़ेंगे, बल्कि इजीली वो उनका जवाब दे सकेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि एक ही चीज़ के लिए आपने 3 मुख्तलिफ मेथड यूज़ किए और वो चीज़ हमेशा बच्चे के जहन में रहेगी। तो इस तरीके से ये इसमें मेथड हुए। अच्छा, इसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करता है, कोई चीज़ दिखाता है, जैसे कि साइंस का प्रोजेक्ट हो गया, कोई चीज़ का चार्ट हो गया, वर्चुअल रियलिटी से बच्चे ने देखा, तो किसी चीज़ को देखा, समझा, इस तरीके से क्या हो गया कि उसमें डेमोन्स्ट्रेट किया गया और उसमें लर्निंग का प्रोसेस ज़्यादा हुआ, वो उसमें सीखने का अमल हुआ। इसके बाद नेक्स्ट हो गया डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड मीन डिस्कवर किया, किसने डिस्कवर किया? स्टूडेंट ने डिस्कवर किया। किस तरीके से कि लर्निंग बाय डूइंग, कोई चीज़ प्रैक्टिस करके, कोई चीज़ खुद से करके कुछ सीखा। और ये किस सब्जेक्ट के लिए बेहतर होता है? ये साइंस के लिए और मैथ्स के लिए बेहतरीन होता है। और इसी तरीके से जब उसने सीख लिया, डिस्कवर कर लिया, तो उसको कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया गया, जैसे कि साइंस प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि डिस्कवरी मेथड और उसी से मिलने के बाद का स्टेप हो गया कि प्रोजेक्ट मेथड। अब हम 2 ऐसे मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि छोटे बच्चों के लिए होते हैं, जो कि ट्रेडिशनल एजुकेशन से पहले दिए जाते हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन कौन सी होती है? जिस तरह से कि क्लास 1, 2, 3, तो उससे पहले उनके अंदर सेंसेस डेवलप करना ज़रूरी है। और उनको स्कूल की तरफ लाने के लिए जो मेथड यूज़ किए जाते हैं, जो एजुकेशनल अप्रोच यूज़ की जाती है, उन अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से नंबर 1 हो गया किंडरगार्टन। तो किंडरगार्टन या केजी सिस्टम ऐसा होता है जिस तरह से आपने नर्सरी, केजी 1, केजी 2, तो अब इसमें केजी, इनमें क्या चीज़ सिखाई जाती है? ये एक जर्मन टर्मिनोलॉजी है जिसके मीनिंग है कि गार्डन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का बाग। और इसमें
टीचर को ये कहा गया कि वो गार्डनर की तरीके से है और बच्चे फ्लावर हैं। अब वो किस तरीके से उन फ्लावर को, प्लांट्स को हैंडल करता है जो वो ग्रो हो सके। जब वो ग्रो हो सकेंगे तो शुरू के 5 साल में बच्चे की शख्सियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है और उसके बाद आगे की ज़िंदगी में वही खुशियात, वही शख्सियत मज़ीद मजबूत होती चली जाती है। तो लिहाजा उस सालों को अच्छे तरीके से ट्रीट करना ज़रूरी है। तो इसमें कैसे किया जाता है, उसको लिबर्टी दी जाती है। सबसे पहले वो कंफर्टेबल फील करे, कंफर्टेबल फील करने के बाद कॉन्फिडेंट रहे, खुशी खुशी एंजॉय करे, स्कूल के माहौल की तरफ आए। इसके लिए वो खिलौनों से खेलेगा, कलर्स की उसको पहचान होगी। जब उसको आगे वो मैथ्स पढ़ने जा रहा है तो पहले उसको ये समझाया जाएगा कि प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट क्या है, प्री नंबर कॉन्सेप्ट क्या है। मसलन जिस तरीके से कि मैथ्स में ये बताया जाता है कि कोई किसी भी चीज़ की हमने मिकदार को, क्वांटिटी को हमने नंबर से शो किया, तो पहले ये बताना होगा कि कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी करीब है, कौन सी दूर है। जिसके बाद उसको नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो ये प्री नंबर कॉन्सेप्ट दिया गया। इस तरह से लैंग्वेज से पहले हमने उसको पोएम वगैरह पढ़ाए रिदम में, ताकि वो लैंग्वेज से पहले प्री लैंग्वेज उसमें खुशियाँ डेवलप होंगी। तो इस तरीके से क्या हो गया कि बच्चा स्कूल की तरफ आया, उसमें वो चीज़ें उसने सीखी। और इसके लिए एज ग्रुप क्या होता है, 3 to 6 ईयर। और उसके बाद एक और मेथड ये आया जो कि जिसको मोंटेसरी मेथड कहते हैं। मोंटेसरी मेथड भी छोटे बच्चों के लिए होता है, जो 2.5 ईयर से लेके और 6 ईयर्स तक होते हैं। उसमें भी सेम यही चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन ज़्यादा लिबर्टी के साथ। उसमें खिलौनों से कलर की पहचान कराई गई, पोएम्स पढ़े गए, और जिसमें बच्चों ने एंजॉय किया। और एंजॉय करते हुए उनके सेंसेस डेवलप हुए। सेंसेस जब डेवलप होंगे, वो बेस मजबूत होंगे, तो आगे वो ट्रेडिशनल एजुकेशन जब हासिल करेंगे क्लास 1 से, तो उसमें बेहतर तौर से परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये क्या हो गया, मोंटेसरी मेथड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हो गया डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड किस लिए होता है, ये किसी भी एज ग्रुप के बच्चों में हो सकता है, लेकिन ये जो है वो जिस तरह से हम कह सकते हैं कि प्राइमरी में, लोअर सेकेंडरी में, सेकेंडरी लेवल या इससे आगे भी हो सकता है, जिसमें कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने आपस में डिस्कशन की। डिस्कशन में क्या हुआ, एक दूसरे की बात सुनी, इससे उनकी लिसनिंग डेवलप हुई। लिसनिंग तो खैर तमाम मेथड से डेवलप होती है। इसी तरीके से उनकी स्पीकिंग पावर डेवलप हुई, उनमें क्रिएटिविटी आई, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हुआ कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करना आया। और यही कम्युनिकेशन है कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुन सके, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर सके। इस तरीके से क्या होता है, टॉलरेंस आती है, जो कि अगर टॉलरेंस हमको बचपन में नहीं सिखाई जाती तो आगे बढ़ के भी हमको टॉलरेंस की आदत नहीं होती, और हम अपने जो नुक्ता नज़र होता है, अपना जो नज़रिया होता है, उसी को फाइनल समझते हैं। उसके अगर अगेंस्ट कोई जाता है तो हमारे लिए वो नाकाबिल बर्दाश्त होता है, हम गुस्से में आ जाते हैं और फिर उसको अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो डिस्कशन मेथड में हमने डिस्कस किया, उससे सिर्फ वो टॉपिक नहीं समझा, बल्कि हमने आगे ज़िंदगी गुजारने के तरीके सीखेंगे इन तमाम मेथड से। अच्छा, ये मुमकिन है कि हर मेथड के कुछ मेरिट्स, कुछ डीमेरिट्स हों, वो हम आगे लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा मेथड बेहतर हो सकता है, क्या चीज़ इसमें यूज़ करनी चाहिए। अच्छा, अगला हो गया ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है कि हाजिर जवाबी, फौरी तौर पे किसी चीज़ का रिप्लाई करना। जिस तरह से कि क्लास बैठी हुई है, उसमें हमने एक एस्से लिखना है, तो टीचर ने यह कहा कि उसके बारे में आप क्या जानते हैं। हर स्टूडेंट ने अपना अपना व्यू बताया, उसका एक एक लफ्ज़, दो दो लफ्ज़, जितना भी हो वो बोर्ड पे लिखता चला गया। फिर उन्हीं चीज़ों को जोड़ के, उन्हीं मालूमात को, इन्फॉर्मेशन को मिला के एक एस्से प्रिपेयर किया गया। तो इसमें क्या होगा कि उनको फेयर नहीं होगा फेलियर का, और हर किसी का कंट्रीब्यूशन हुआ, हर कोई अपने आप को अच्छा फील करेगा, और उससे हमने कोई चीज़ क्रिएट की। जिस तरह से कि बलूम टेक्सोनोमी हमने शुरू में पढ़ी थी, तो बलूम टेक्सोनोमी में क्या था कि जो सबसे हाईएस्ट लेवल था वो क्रिएट था। इसी तरीके से उसके मुख्तलिफ स्टेप्स, उसके मुख्तलिफ मराहिल हम अलग अलग जो मेथड है उनमें सीखते हैं। अच्छा, इसके बाद हो गया ड्रिल मेथड। तो ड्रिल मेथड क्या होता है, ड्रिल मेथड मकसद किसी चीज़ की रिपीटेशन, रट्टा लगाना, किसी चीज़ को बार बार पढ़ते रहना, जैसे टेबल को पढ़ना या इसी तरीके से पोएम याद करना। ये ड्रिल मेथड क्या होता है, जैसे कि बलूम टेक्सोनोमी का पहला मरहला था कि रिमेम्बरिंग, तो रिमेम्बरिंग में ये रिमेम्बरिंग हो रही है, उसके बाद फिर बाकी स्टेप्स होंगे। तो इसमें क्या हो गया कि ये स्टार्टिंग का मरहला होता है। यूँ समझ लीजिए कि जो केजी और मोंटेसरी मेथड था, उसके बाद ये हम कह सकते हैं कि ड्रिल मेथड यूज़ किया जाता है क्लास 1 में, या उस क्लासेस में भी मोंटेसरी और केजी में भी यूज़ किया जाता है। एक और मेथड है डाल्टन्स मेथड।
तो डाल्टन्स मेथड ऑफ टीचिंग कौन सा मेथड है जिसको कि हम ये कहते हैं कि डिस्टेंस लर्निंग, फासलाती निज़ाम तालीम, या दूसरे अल्फाज में सेल्फ स्टडी, जिसमें स्टूडेंट टीचर के बगैर खुद से स्टडी करके कोई चीज़ लर्न करता है और उसके बाद उसने सही लर्निंग की है या नहीं की है ये टीचर उसको असेस करता है। उसको एक टास्क दिया जाता है, जिस तरह से कि असाइनमेंट हो गए वो उसके चेक किए जाते हैं, या पेपर में पेपर टेस्ट वगैरह चेक किए गए, जिससे ये हो कि उसने अपने तौर पे किस तरह से सीखा। तो इसको हम कहते हैं फासलाती या डिस्टेंस लर्निंग। तो जो सेल्फ स्टडी होती है ये भी एक बड़ा बेहतर तरीका है, जिसमें वो बाकी माहौल से आइसोलेट होके खुद से फोकस करे, खुद से डिस्कवर करे, उसके अंदर की सलाहियतें बाहर आए, उससे उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये तरीका प्रैक्टिकली कहाँ पे अप्लाई होता है? ये प्राइवेट स्टूडेंट्स में जो कि मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन प्राइवेट करते हैं, खुद से करते हैं और पेपर में अपेयर होते हैं, टीचर उनकी कॉपीज चेक करते हैं, उसके हिसाब से उनको ग्रेडिंग मिलती है। अच्छा, इसी तरीके से एक पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा डिस्टेंस लर्निंग का इदारा है वो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, जहाँ पे कि बहुत सारे लाखों की तादाद में स्टूडेंट जो है वो अलग अलग कोर्सेज करते हैं और उसमें उनके असाइनमेंट टीचर चेक करते हैं। तो ये हो गया डाल्टन्स मेथड। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो है इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। तो इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग कौन सा है? जो कि और एरिस्टोटल अप्रोच पे बेस्ड है। इसमें ये बताया गया कि नोन टू अननोन जाया जाए, जो चीज़ पहले से बच्चे को पता हो उससे उसको ले जाया जाए, अननोन की तरफ वो उसके बारे में जान सके, इजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ ले जाया जाए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इस तरह से हमने स्पेसिफिक टू जनरल, जो चीज़ हमने स्पेसिफिक किसी एक चीज़ के बारे में बताई और उसके बाद वो जनरल चीज़ों के बारे में जानने की उसने कोशिश की। जैसे कि हमने ये कहा कि किसी पानी में रहने वाले एनिमल में ये करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उसने ये सपोज कर लिया कि पानी के अंदर जितने भी एनिमल्स होंगे उन सब के अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो ये हो गया इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, जो कि इसका उलट है। इसमें क्या बताया गया? इसमें ये बताया गया कि जो इंडक्टिव मेथड था वो था छोटे बच्चों के लिए, प्री प्राइमरी के लिए, प्राइमरी के लिए, जबकि जो डिडक्टिव मेथड है वो सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, उससे बड़े स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें जो जनरल है उससे स्पेसिफिक की तरफ आया जाए, यानी कि जो जनरल रूल है वो ये समझे कि स्पेसिफिक भी यही अप्लाई होगा, जिसमें अननोन से नोन की तरफ आते हैं और कॉम्प्लेक्स से इजी की तरफ आते हैं। तो ये उसके उलट खुसियात इसमें पाई जाती हैं। ये मेथड हो गया। तो अब तक हमने जो भी ये मेथड किए हैं उनको अलग अलग नाम दिए। अब इसको हम इस तरह से समराइज कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि स्टूडेंट की एज ग्रुप क्या है, उसकी क्लास कौन सी है, उसका सब्जेक्ट कौन सा है, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, और क्योंकि जैसे लेक्चर मेथड हो गया उसके लिए कम स्पेस चाहिए होती है, इसी तरह से एक्टिविटी बेस्ड के लिए थोड़ी सी स्पेस बड़ी होती है। तो जो जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो सब्जेक्ट है, जो चीज़ आप डिलीवर करना चाह रहे हैं, उसके मुताबिक अलग अलग किस्म के टीचिंग मेथड यूज़ करें। और दूसरा ये है कि इंसान कभी भी सिमिलर चीज़ों से जल्दी बोर हो जाता है, तो सिमिलर ना रखें, डिफरेंट मेथड यूज़ करें। और जब आप लेसन प्लानिंग करते हैं तो उसमें भी ये मेंशन करना होता है कि इसमें कौन सा मेथड आपने अप्लाई किया है, और उसके बारे में आप सोचेंगे कि बच्चों में किस तरीके से क्यूरियोसिटी क्रिएट करेंगे, किस तरीके से इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, किस तरीके से वो इन्वॉल्व होंगे। तो इससे आपकी टीचिंग कामयाब होगी, आप एक कामयाब टीचर बन सकें।